नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशित जोशी। दर्शकों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दर्शकों, हमारे साथ ये जो मैंने पंक्तियाँ कही, वो जो हमारे साथ आज जो गेस्ट है, उन्होंने सही मायने में आत्मसात की है। 1952 में जब उनके पिताजी ने एक छोटी सी फार्मा कंपनी शुरू की थी, उनको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से उन्होंने वैश्विक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। G20 की अगर हम बात करें, फार्मा सेक्टर से ये जो मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। G20 में फार्मा सेक्टर में काफ़ी बातों पे, काफ़ी मुद्दों पे विचार विमर्श हुआ और कई सारे निष्कर्ष निकले। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ये बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जाइडस लाइफ साइंसेस के चेयरमैन पंकज पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और आपके पिताजी ने ये कंपनी शुरू की थी और धीरे धीरे आपने एक अच्छा वैश्विक लेवल पे एक मुकाम हासिल करवाया। आपने एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी जो जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, किस तरह से आपने ये जर्नी शुरू की? जब इस कंपनी की शुरुआत मेरे पिताजी ने की थी, तब से उनका एक थिंकिंग था कि ऐसी दवाई बनाई जाए जो दुनिया में अवेलेबल ना हो। अगर अवेलेबल है तो भारत में बनाई जाए और उसकी कीमत कम हो। और ये करने में सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन, तो क्वालिटी पे भार दिया जाए। और इन्होंने शुरू से इनोवेशन और क्वालिटी पे भार दिया। उनके साथ बचपन से बातें करते करते मैं सीखता गया और मुझे भी एक लगाव लग गया कि हाँ, अगर इस इंडस्ट्री में रहना है, इसमें कुछ करना है जो नॉट ओनली विकास करेगा बिजनेस का, पर उसके साथ में लोगों को उपयोगी भी होगा। और उसी तरह से मैंने हमेशा क्वालिटी एंड इनोवेशन पे ही ध्यान दिया और उसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। तो आपने जो अपनी मुकाम के बारे में बात की, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपके कंपनी की बात करें तो वो ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है अभी, एंड फोर्थ लार्जेस्ट लाइफ साइंसेस कंपनी है पूरे देश में। फार्मा सेक्टर से आप जुड़े हैं काफ़ी लंबे समय से। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो पूरे विश्व में फार्मा सेक्टर में भारत कहाँ है और गुजरात में वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? जो दुनिया के फार्मा सेक्टर की बात करें तो उसमें आज भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए हो सका है क्योंकि भारत के उद्योग को भारत की सरकार की नीतियों से और लोगों के प्रेम से खूब सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ दवाइयाँ बनाई जो दुनिया भर में अवेलेबल की गई और दुनिया को अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और एफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो उसकी वजह से दुनिया भर में भारत की दवाइयों का नाम हो गया। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो लोग मानेंगे कि नहीं, हाँ, आप अफ्रीका में बेचते होंगे, कहीं जो उस कंट्री में रिसोर्सेज कम है वहाँ करेंगे, लेकिन आज के दिन में चेंज हो चुका है। आज अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में जो अमेरिकन लोग दवाई खाते हैं तो 3 गोली अगर खाएंगे उसमें से 1 भारत में बनी हुई होती है। अच्छा। आप यूरोप में चले जाओ और अगर आप 4 गोली कोई खाता है उसमें से 1 भारत की बनी हुई होती है। और ये आगे जाके अमेरिका में 2 हो जाएगी, यूरोप में 3 हो जाएगी और आगे जाके ये और भी बढ़ने वाली है। और इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का एक रेपुटेशन फार्मा इंडस्ट्री को मिल चुका है। दुनिया की सभी कंट्री में ये दवाइयाँ आज उपलब्ध की गई है। गुजरात का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुजरात में देखिए आप तो गुजरात में पहले से
जब राज्य की शुरुआत हुई 1960 में, तब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए उसके रेगुलेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। तो उस तरह से पहले से ही गुजरात में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड प्रोडक्शन के लिए ध्यान दिया गया। भारत की सबसे पहली फुल फ्लेज फार्मेसी कॉलेज अहमदाबाद में बनी गई। भारत का दवा उद्योग का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन में भी गुजरात में हो रहा है और आगे भी ये बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। और नई जो अभी दवाइयाँ होती है, जैसे कि आप बोलो बायोलॉजिकल्स जो होते हैं, उसका भी अभी गुजरात भारत में आगे बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जो पहली फार्मेसी कॉलेज एलएम फार्मेसी, जहाँ से आपने भी एमफार्म किया और आपके पिताजी वहाँ पे ये बिज़नेस शुरू करने से पहले एक लेक्चरर भी थे। मैं थोड़ा G20 पे आना चाहता हूँ। जो G20 की अध्यक्षता भारत ने इस बार की है सर, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, कई सारे मुद्दों पे हमने बात की, वो चाहे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में हो, कई सारे मुद्दे थे। तो उसमें ये जो इवेंट है G20 का, वो कैसे भारत के लिए एक गेम चेंजिंग इवेंट साबित हुआ? ये जो G20 की रचना हो गई है, उसमें ये कंट्री मिलके एक निर्णय लेते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं उनकी सुखाकारी के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जाए, जिससे कि पूरे सब जगह पे प्रोग्रेस हो, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाए, उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए। तो इस G20 में भारत की प्रेसिडेंटशिप होने से भारत ने हेल्थ केयर पे बहुत ध्यान दिया। राइट। और हेल्थ केयर पे तकरीबन 4-5 इवेंट हुई। मैं भी काफ़ी इवेंट में गया हूँ। तो मैंने देखा है कि हर इवेंट में एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, उसके पर सबसे ज़्यादा बात की गई। दूसरी बात की गई कि जो कोविड की महामारी आई थी, उस तरह की महामारी भविष्य में भी आ सकती है। तो ये जो कंट्रीज है वो कैसे प्रिपेयर्ड हो जाए कि कल के अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आती है तो पूरी दुनिया तैयार है। और उसमें भारत ने एक प्रतिबद्धता दिखाई कि कुछ भी होगा, भारत तो इसमें काम करेगा ही। जिस तरह से कोविड में किया है, इसी तरह से किसी में भी करेंगे। और सभी देशों को मिलके एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कोई भी एपिडेमिक आ जाए, कोई भी हेल्थ केयर क्राइसिस आ जाए, तो उसके लिए पूरी दुनिया सुसज्ज हो जाए, जिससे कि इसकी डिफ़िकल्टी, उसके लिए जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट होती है, जान माल की नुकसान होती है, उसको मिनिमाइज़ किया जाए या तो अवॉइड किया जाए। तो जो निष्कर्ष आपने कहे कि इस तरह के निष्कर्ष निकलेंगे, तो अभी आने वाले दिनों में किस पथ पे पूरा विश्व आगे बढ़ेगा? तो एक इनिशिएटिव की बात होने वाली है जी, कि जो ये कंट्रीज़ है, साथ में मिलके एक व्यवस्था तंत्र किया जाए कि इन केस ऑफ एनी हेल्थ केयर इमरजेंसी, ये व्यवस्था की वजह से पूरी दुनिया को अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हो जाए, वैक्सीन हो या दवाइयाँ हो, उसकी अवेलेबिलिटी बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को प्लानिंग करना पड़ेगा एडवांस में। ये एक कंट्री से नहीं होगा, सब कंट्री को अपने आप करना पड़ेगा। बट भाई ये G20 का समूह में अगर ये निर्णय लिया गया तो हर सरकार एडवांस में सोचना शुरू करेंगी। हर सरकार उसके लिए बफर स्टॉक करने का सोचेगी, और हर सरकार उसके लिए कैसे नए इनोवेशन की तैयारी की जाए उसके बारे में भी सोचेंगी। और ये सब करने के लिए जो साधनों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की बात करना चाहूँगा। फार्मा सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उसमें भारत का अगर फार्मा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो विजन को साकार करने के लिए फार्मा क्षेत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री जी ने दो बात बहुत इम्पोर्टेंट कर रही है दवाई के उद्योग के लिए। एक तो उन्होंने क्वालिटी, उसके पर बहुत भार दिया है, और दूसरा उन्होंने बोला है अगर हमको यहाँ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से आगे बढ़ना है तो हमको इनोवेशन करना पड़ेगा। और उसी दिशा में सरकार ने कुछ निर्णय भी लिए हैं,
जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, राइट, और उसकी पॉलिसी बनी है। ये आज के 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम भारत में एक फार्मास्यूटिकल के रिसर्च की पॉलिसी गवर्नमेंट के स्तर पे ली गई, राइट, और अनाउंस की गई। उसके साथ में उसका एक PRIP करके एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ, जिससे कि नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल बट मेडिकल डिवाइस में और वगैरह में भी ज़्यादा इनोवेशन हो। राइट, और ये इनोवेशन एक कंपनी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। स्टार्टअप में भी होगा, ये बड़ी कंपनी में भी होगा, मिडिल साइज कंपनी में भी होगा, और इसी वजह से, और गवर्नमेंट एजेंसियों में भी होगा जी, और उसकी वजह से होगा। लास्ट बजट में भी आपने देखा होगा कि ICMR का इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसर्च के लिए अवेल करने के लिए बजट में घोषणा की गई थी, उसके तरफ भी एक्शन लिया गया। सो ये सब जो चीज़ मिलके आज एक ऐसा माहौल है कि भारत में इनोवेशन का एक इको सिस्टम बने, जिससे कि भविष्य में हम दुनिया में इनोवेशन में भी बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात की आपने बीच में कोविड का जिक्र किया, मैं उसके ऊपर थोड़ा आना चाहता हूँ कि 2 साल काफ़ी कठिन रहे पूरे विश्व के लिए। भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, खास करके जो फार्मा सेक्टर की बात करें और वैक्सीन निर्माण में जो प्रधानमंत्री ने जो उत्साहवर्धन किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री की सोच है वो हमेशा आगे का सोचते हैं। मुझे बराबर याद है कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, दुनिया में कोविड आ रहा है ऐसी बात चल रही थी, भारत में कोविड का शुरुआत होने वाली थी, उसके पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सभी दवाई उत्पादक को बुलाए और बोला कि ये क्राइसिस आ सकती है और मुझे ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए जी, तो हमें आप लोगों का बहुत योगदान इसमें रहेगा, तो क्या किया जाए उसके पर विचार विमर्श किया, कुछ निर्णय लिए गए, सरकारी विभागों को बताया गया कि ये सब आपको करना है। लॉकडाउन तो उसके बाद में हुआ, अच्छा, बाद में प्रॉब्लम शुरू हुई। लॉकडाउन होने के बाद में उन्होंने लगातार उनके डायरेक्टली और उनके अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा इंडस्ट्री से हर रोज फॉलोअप करवाया। मुझे याद है हर दिन सुबह में 10 साढ़े 10 से 11 बजे के बीच में हर रोज एक ऑनलाइन मीटिंग होती थी, अच्छा, टू डिस्कस क्या हो रहा है, कहाँ जरूरत है, क्या करना है, कैसे दवाई पहुंचाई जाए, कैसे उस टाइम में लॉकडाउन भी था, उसमें कैसे फैक्ट्रियाँ चालू रहे, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान कैसे लिया जाए। लॉकडाउन बंद होने से फ्लाइटें बंद हो गई थी, अगर बाहर से कोई सामान आना है तो एयर इंडिया की फ़्लाइट कैसे अरेंज की जाए, तो सब चीज़ का बहुत प्लान किया। तो इसमें एक भारत की सरकारी व्यवस्था और उसकी कैपेबिलिटी का एक सबसे बड़ा टेस्ट हो गया कि ये व्यवस्था इतनी बड़ी है कि जब सब लोग एक ध्येय के साथ में जुड़ जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्होंने करके दिखाया। जब वैक्सीन की बात शुरू हुई तब भी उन्होंने हर हमेश उसके पर रिपोर्ट लेते रहे, एनकरेज करते रहे, खुद पूरे भारत में भ्रमण किया, सब साइंटिस्ट को जाके प्लांट में जाके मिले, उनको एनकरेज किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मोटिवेशन हुआ उसी वजह से भारत नॉट ओनली इंडिया की वैक्सीन सप्लाई कर पाया बट तकरीबन 150 देश को वैक्सीन मिली, वैक्सीन मैत्री के तहत। हाँ, उसी तो वो बहुत बड़ी चीज़ उस टाइम में बनी। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कोविड की बात की और वैक्सीन की भी बात की। दूसरा एक प्रश्न मन में खड़ा होता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनका जो विज़न है उसमें 2 मुख्य बातें हैं, एक तो सस्ती दवाई लेकिन क्वालिटी वाली दवाई, और अच्छा सस्ता इलाज, मतलब आपको जो इलाज है वो भी अच्छा मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है हमारे देश में और इस तरह की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए और कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो इसमें जो आगे जाके करने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना उसके होने से आज काफ़ी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी ना लास्ट माइल को पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा। बट उसके लिए नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरत है डॉक्टर होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए। सो आज के प्रधानमंत्री ने इतने ज़्यादा मेडिकल सीट बढ़ाई, इतने डॉक्टर अभी बढ़ेंगे, तो वो ही होगा तब जाके हम लोग सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। एक चीज़ होती है सर्विस का पैसा देना, बट वो उसको अवेलेबल तो होनी चाहिए। तो ये अवेलेबिलिटी पे भी अभी फोकस हो रहा है। सो वो होना चाहिए। आगे जाके ज़रूरत है कि हमारी जो सिस्टम्स है, क्वालिटी की सिस्टम्स है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी सिस्टम के तुलना में आ जाए, नंबर 1। और आगे जाके ये भी ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन जाए। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके लिए हमें कुछ से दूसरे देश से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन आज के दिन में जो माहौल क्रिएट हुआ था, उसने बता दिया कि अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो दूसरी जगह से मिलना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। एवरी कंट्री उस टाइम में सोचेगी मैं अपने लोगों के लिए पहले करूंगा, बाद में दूसरों का सोचूंगा। ये होने की उम्मीद होती, इसलिए आत्मनिर्भर बनने की भी जरूरत है। PLI स्कीम हुई है, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल। आपने बोला कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है और उस दिशा में हम काफ़ी अच्छे कदम हमारे भर रहे हैं। दूसरी बात सर ये है कि फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में भारत की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है? भारत में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में है कि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि भारत में जो दवाई बनाने की कॉस्ट होती है कंपेयर टू द वर्ल्ड कम होती है, इसलिए हम दुनिया भर में compete कर सकते हैं। तीसरा, वर्ल्ड का मार्केट इतना बड़ा है, उसका अभी हमने पूरा मार्केट कैप्चर नहीं किया है जी। तो उस मार्केट में जाने की बहुत उम्मीद है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन दोनों में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। डिसीज अगर है उसकी रिसर्च करनी है तो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल करने की भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अच्छा। डॉक्टर्स वेस्टर्न ट्रेन है, उनको साइंस समझ में आता है, उनको रिसर्च समझ में आती है, इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो क्लिनिकल ट्रायल हो सकते हैं। तो एक ऐसा है कि जहाँ पे हम स्पीड में एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, लोगों को इस बिजनेस में आना चाहिए। इवन अगर आप स्टार्टअप हो तो भी आ सकते हो और उसमें कुछ नया चीज कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरा है मेडटेक डिवाइस में इससे भी बड़ी है जी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा ऐसे मेडटेक डिवाइसेस की बहुत ज़रूरत होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि मेडटेक डिवाइस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट बनाए जाए। और मेडटेक डिवाइस में होता है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। तो ये सब के लिए तो हमारे लिए ऑलरेडी हमारी कैपेबिलिटी है ही, उनको मिला के हेल्थ केयर के से जुड़ के हम भी दुनिया के जैसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो गए, ऐसे हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं। आगे जाके मेडिकल टूरिज्म को भी ला सकते हैं। आपने मैं आपका एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही थी, वो आप अपना अभिप्राय दे, हम ये अपेक्षित करते हैं कि पोस्ट कोविड एरा में दो चीज़ें काफ़ी उसका महत्व बढ़ा है। एक तो डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबल प्रोसेस, ये कितना महत्वपूर्ण है सर? तो ये कोविड के टाइम में हमें ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते थे। तब हमने डिजिटल माध्यम का उपयोग करके शुरू में कम्युनिकेशन बढ़ाया। अच्छा। बट उसके बाद में जो डिजिटल के दूसरे बेनिफिट है वो भी दिखे गए। तो आज के दिन में डिजिटाइजेशन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी एंड सर्विस लेवल इंप्रूव होगे। और किसी भी बिजनेस में ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल में फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट क्वालिटी का होता है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से के वजह से मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी है, तो वही हम देख रहे हैं कि आगे जाके भी मिलेगा। दूसरा ये है कि ये जो हमने कुछ भी अचीव किया ड्यूरिंग कोविड, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए और आगे जाके भी
जो भी हम कर रहे हैं उसको, जो भी अभी तक किया है उसको स्ट्रेंथन करें और सस्टेनेबल के लिए और क्या चीज कर सकते हैं। तो वन चीज बताया कि सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए। सेकंड इज एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से एनर्जी का कॉस्ट हम रिड्यूस कर पाए, जिससे कि हमारी इवन प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए। एंड जो अल्टीमेटली जो एफोर्डेबिलिटी का इश्यू है उसमें एक तो अवेलेबल होना चाहिए, बट अवेलेबल होने के बाद में उसके लोगों के पास साधन होने चाहिए कि करने चाहिए। कुछ तो गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ लोगों को खुद भी करना पड़ता है। तो एफोर्डेबिलिटी के लिए अल्टीमेटली अगर कॉस्ट कम होगी तो एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो सब करने की जरूरत है। अंत में 2 प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न मैं ये पूछना ज़रूरी है। आपने इनोवेशन की तो बात की, आपने एक स्पीच में ऐसा भी कहा कि इनोवेशन ज़रूरी है, साथ साथ में इंट्रोस्पेक्शन पण बहुत ज़रूरी है। तो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आप नवाचार की बात करते हो तो आत्मखोज की भी इतनी ही आवश्यकता है। देखो, कुछ भी आप जिंदगी में करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसमें एक तो आपका ध्येय होता है, तो उसके ध्येय से काम करते हो, बट ध्येय किस तरह से अचीव करते हो वो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या बनी है, आप किस वैल्यू पे काम करते हो। वो सबसे, भारत की संस्कृति देखो तो उसमें पहले से ही माना जाता था कि राम राज्य की एक बात करते थे। उसका मतलब क्या था कि सबका भला हो, जिसे वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई, बिल्कुल ऐसा सब राम राज्य की एक परिकल्पना थी। उसमें सबकी एक भावना रहती थी कि मैं जो भी करूं सही करूं और कुछ गलत मत करूं। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वैल्यू सिस्टम अगर अच्छी होगी तो पीपल विल बी एबल टू डेवलप देयर बिजनेस विच इज मच मोर सस्टेनेबल एंड लॉन्गर लास्टिंग इन द प्रोसेस। जी, आज़ादी का अमृत काल जो 75 साल हमने पूर्ण किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। फार्मा सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारत के फार्मा सेक्टर और हेल्थ सेक्टर के आने वाले 25 साल कितने महत्वपूर्ण है? ये अमृत काल जो है उसमें भारत को भी कुछ करने की जरूरत है जी। उसमें जो होगा वो करना चाहिए। जो मेरा एक विजन है, जो मैं पूरे देश के लिए सोचता हूँ फॉर फार्मा सेक्टर के लिए, कि जब भारत के आज़ादी के 100 साल हो जाए तब भारत की दवा उद्योग मिलजुल के 100 नई दवाइयाँ वर्ल्ड को दे। अच्छा। और इसके लिए अभी माहौल बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये माहौल और बढ़ेगा और आगे जाके पूरी भारत की दवा उद्योग, when India becomes 100 new medicine will be given to this world by the भारत का दवा उद्योग। अंत में युवा उद्यमों को दूरदर्शन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है वो बिजनेस ऑफ साइंस है। साइंस का नॉलेज, साइंस के प्रिंसिपल को फॉलो करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और भारत का मार्केट इतना बड़ा है, हर कोई के लिए ये है। ओनली 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। दवाई बनाते हो तो क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, जो भी करो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ नया करो। और तीसरा, आप जो बिजनेस करो उसमें सब लोगों को उसका बेनिफिट कैसे मिले उसके बारे में सोचो। एंड फाइनली, जो भी बिजनेस करो, नया बिजनेस करो या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसमें आपकी वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करो, तो आपका सक्सेस हो ही जाएगा। जी, तो दूरदर्शन के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमसे इतनी अच्छी बात है कि इस बदल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे जाइडस लाइफ साइंसेज के चेयरमैन पंकज पटेल, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की। उन्होंने फार्मा सेक्टर के बारे में बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है फार्मा सेक्टर को लेके उनके बारे में काफ़ी अपना अच्छा अभिप्राय दिया, और अंत में उन्होंने जो युवा उद्यमी थे उनको 4 बातें बोली। उसमें से मैं अगर एक लाइन में उस बात को आपके सामने पेश करूं तो उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के हित के लिए और लोगों के सुख के लिए आप काम करोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी विदा लेते हैं। नमस्कार।